इतिहास की कहानियां ना अक्सर सिर्फ जंग और जीत तक ही सीमित नहीं होती। कई बार असली लड़ाई तो परिवार के अंदर ही चल रही होती है, सत्ता के लिए। आज हम पश्चिमी चालुक्य वंश की एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे, जहां एक भाई के जुल्म ने कह सकते हैं दूसरे भाई को हीरो बनने पर मजबूर कर दिया। तो एक तरफ है एक जालिम हुक्मरान और दूसरी तरफ एक हीरो। ये तो मतलब एक टिपिकल कहानी लगती है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर ये दोनों किरदार सगे भाई हों? फिर उस सल्तनत का, उस राज्य का भविष्य क्या होगा? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। अब इन दो भाइयों के बीच की इस खींचतान को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त उनके राज्य के हालात कैसे थे। देखिए, चालुक्य साम्राज्य ना उस समय चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। और मजे की बात यह है कि यही बाहरी दबाव अंदर की दरारों की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। तो कहानी शुरू होती है शासक सत्याश्रय के दौर से। उनका जो 11 साल का राज था ना, वो पूरा का पूरा शक्तिशाली चोल साम्राज्य के साथ एक बहुत ही विनाशकारी लड़ाई में ही चला गया। और ये बस एक घटना नहीं थी, ये एक पैटर्न बन गया था, एक ऐसा सिलसिला जो राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था और जो आने वाले कई सालों तक चलने वाला था। इतिहासकार ना इसे प्रोट्रैक्टेड वॉर या दीर्घकालिक युद्ध कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ऐसी जंग जो कभी खत्म ही नहीं होती, जो पीढ़ियों तक चलती रहती है और राज्य का खजाना और लोगों का हौसला दोनों को निचोड़ लेती है। सोमेश्वर प्रथम का शासनकाल इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिनका लगभग पूरा राज ही चोलों से लड़ने में बीत गया। देखिए, ये कोई 1-2 साल की लड़ाई नहीं थी। सत्याश्रय से लेकर सोमेश्वर प्रथम तक चालुक्यों की कई पीढ़ियां इसी एक जंग में उलझी रहीं और आखिरकार 1068 में कुडाई की लड़ाई में जो हार हुई, उसने तो जैसे साम्राज्य को टूटने की कगार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। अब आम तौर पे क्या होता है, जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो तो घर के अंदर लोग एक हो जाते हैं। लेकिन चालुक्यों के साथ इसका ठीक उल्टा हुआ। बाहर के खतरों के बीच अंदर सिंहासन के लिए दो भाइयों के बीच एक बिल्कुल नया युद्ध शुरू हो गया। तो यहां हमारे सामने दो मेन किरदार आते हैं। एक तरफ राजा सोमेश्वर द्वितीय, जिसे इतिहास एक जालिम शासक के रूप में याद रखता है, और दूसरी तरफ उनका छोटा भाई विक्रमादित्य षष्ठम, जिसे कवि बिल्हण ने अपने महाकाव्य में एक आदर्श हीरो के तौर पर अमर कर दिया। सोचिए, एक ही परिवार के दो लोग, लेकिन उनकी छवि में जमीन आसमान का फर्क था। तो इस पारिवारिक और सियासी ड्रामे का अंत भी उतना ही नाटकीय हुआ। छोटे भाई विक्रमादित्य षष्ठम ने अपने बड़े भाई को सत्ता से उखाड़ फेंका और खुद सिंहासन पर बैठ गए। ये चालुक्य इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। इस एक घटना ने पूरे चालुक्य साम्राज्य की किस्मत ही बदल दी। यहां से शुरू होता है विक्रमादित्य षष्ठम का शासन, एक ऐसा दौर जो इतना अहम था कि उसे बाकायदा चालुक्य विक्रम युग का नाम दिया गया। याद रखिए, साल 1076 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य के लिए एक नई सुबह का सिंबल है। इसी साल विक्रमादित्य षष्ठ में एक नए युग की शुरुआत की, जिसका मकसद था दशकों से चली आ रही लड़ाइयों के बाद शांति और तरक्की लाना। तो सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनसे पहले वाले नहीं कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने अपने सबसे पुराने दुश्मन चोलों को हराया, जिससे सालों से चल रहे युद्ध पर रोक लगी। फिर उन्होंने दूसरे राज्यों पर भी जीत हासिल की, लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे। उन्होंने दूर सीलोन यानी आज के श्रीलंका तक अपने दूत भेजे, ये साबित करने के लिए कि कूटनीति भी एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। तो विक्रमादित्य षष्ठम की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। वो सवाल ये है कि आखिर इतिहास में किसी शासक को महान कहा ही क्यों जाता है? क्या वजह होती है इसके पीछे? हमारे जो स्रोत हैं, वो बिना किसी शक के उन्हें पश्चिमी चालुक्यों का सबसे महान शासक मानते हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, खासकर एक ऐसे वंश में जहां कई शक्तिशाली राजा हुए। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती, बल्कि अपने साम्राज्य को एक नई दिशा भी दी। और यहीं पर ये पूरी कहानी एक सवाल के साथ खत्म होती है कि किसी शासक की महानता आखिर किस चीज से मापी जाती है, उनकी जीतों से या फिर उन कहानियों से जो उनके बारे में कही और सुनी जाती हैं। विक्रमादित्य की कहानी में शायद इन दोनों का ही जवाब छिपा है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। शुक्रिया।